हेलो दोस्तों, कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 4 को कवर करेंगे, जो एडुटेरिया का दरोगा का न्यू प्रैक्टिस सेट है, जो परवीन सर के द्वारा निकाला गया है। सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3 हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, जिसका लिंक आपको नीचे कॉमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए सेट नंबर 4 को हम लोग शुरू करते हैं और इसको आराम से कवर करते हैं। सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ देखते जाएंगे आराम से। पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि हेलिना टैंक रोधी मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। हेलिना एक टैंक रोधी मिसाइल है जो भारत में विकसित किया गया है, और पिनाका भारत में निर्मित पहला स्वदेशी रॉकेट है। एक रॉकेट है पिनाका, ये रॉकेट पिनाका जो है वो भारत में निर्मित पहला स्वदेशी रॉकेट है। ठीक है। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं। तो ये बने हैं BBR सुब्रमण्यम। नीति आयोग के नए सीईओ BBR सुब्रमण्यम बने हैं। जबकि नए उपाध्यक्ष की बात की जाए तो इसके नए उपाध्यक्ष हैं सुमन बेड़ी। सुमन बेड़ी इनके नए उपाध्यक्ष हैं, सुमन बेड़ी। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संगठन है और जिसकी स्थापना 1900 ये नीति आयोग नहीं, नीति आयोग से पहले योजना आयोग था। योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग किया गया, और नीति आयोग का स्थापना 2015 में किया गया है। इस बात को भी ध्यान रखना है। तर्कस 4 युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित किया गया। तर्कस 4 भारत और अमेरिका के बीच किया गया है। ठीक है। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया। तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। ग्रामीण आबादी में लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से एक डॉक्टर को प्रत्येक वार्ड में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना का शुरुआत किया गया है। इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है। तो इसरो ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया है विक्रम 5 नाम से। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो ये बन गए हैं विघ्नेश एन.आर। अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु कुल कितने खिलाड़ी का चयन किया गया है। तो ये किया गया है 25 खिलाड़ियों का चयन। ठीक है। और अर्जुन पुरस्कार 2022 के लिए कुल 25 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। अर्जुन पुरस्कार के तहत खिलाड़ियों को 15 लाख रुपये दिया जाता है। 15 लाख रुपये दिया जाता है। और ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए 25 लाख दिया जाता है। ध्यानचंद खेल पुरस्कार के लिए 25 लाख दिया जाता है। पद्म भूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश डी पटेल का संबंध किस क्षेत्र से है। श्री कमलेश डी पटेल का क्षेत्र किस क्षेत्र से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनका संबंध आध्यात्मवाद से है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभांकर क्या है। इसका शुभांकर है आशा। पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक कौन है। तुम पहले क्यों नहीं आए, इतना लेट क्यों लगाती है। तो इसके लेखक हैं कैलाश सत्यार्थी। नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी को दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह दिया गया है HCP कंपनी को। HCP कंपनी को दिया गया है। नए संसद का डिजाइन अगर डिजाइन की बात की जाए तो ये HCP कंपनी को दिया गया है, और वहीं इसका निर्माण का बात किया जाए तो इसका निर्माण कर रहा है टाटा प्रोजेक्ट। टाटा प्रोजेक्ट इसका निर्माण कर रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक फिक्स किया गया है। ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का तो ये है 2025 तक।
सियोल शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली को सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कहाँ किया गया है? एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण किया गया है श्रीनगर में। जुआरी ब्रिज जो हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा, उसका संबंध कहाँ से है? तो इसका संबंध हो जाएगा गोवा से। एशिया का दूसरा सबसे लंबा केबल वाला 8 लेन का जुआरी पुल का संबंध गोवा से है और इस पुल की लंबाई 640 मीटर है। ठीक है। किस आईआईटी ने वाइटर्न रिमोजिन एजुकेशन अवार्ड जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने यह पुरस्कार जीता है। रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ डोर्नियर विमान खरीदने हेतु समझौता किया है? यह समझौता किया है HAL। हाल रक्षा मंत्रालय ने 6 डोर्नियर विमान खरीदने के लिए HAL के साथ समझौता किया है। इसके लिए इसने 667 यानी 667 करोड़ रुपए खर्च किए रहे हैं। और हाल की स्थापना की बात की जाए तो हाल की स्थापना हुई थी 1940 में। हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन नागालैंड में किया गया। इसके उद्घाटनकर्ता कौन है? तो इसका उद्घाटनकर्ता है जगदीप धनखड़। प्रत्येक वर्ष नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है जो कि 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाता है और इस महोत्सव का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जो भी हमारे हैं जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने किया है। जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो ये ग्रस्त हो गया है सुखोई और मिराज, दोनों हो गया है। सुखोई 30 और मिराज 2000, इसका दोनों का दुर्घटना हो गया था 28 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के मुरैना में, MP के मुरैना में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। मलेशिया ओपन 2023 बैडमिंटन का खिताब किस पुरुष एकल ने जीता है? मलेशिया का तो ये जीता है विक्टर एक्सेलेंस ने जीता है। वहीं अगर महिला खिताब की बात की जाए तो महिला खिताब जीता है अकाने यामागुची ने, इन्होंने महिला का खिताब जीता है। महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर जीता? तो इसने दक्षिण अफ्रीका को हराकर T20 महिला विश्व कप का खिताब जीता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। मिस अर्थ 2022 का खिताब जीता है किसने? तो ये जीता है मिनसू चेई। हाल ही में H3N2 वायरस चर्चा में रहा, जिसका संबंध है किस चीज़ से? तो इसका संबंध है इन्फ्लुएंजा से। ऑस्कर 2023 हेतु भारत की ओर से कितनी फिल्म शामिल की गई थी? ऑस्कर 2023 के लिए भारत की ओर से कितनी फिल्मों को शामिल किया गया था? तो 3 फिल्मों को ऑस्कर ने शामिल किया था। ऑस्कर 2023 हेतु भारत की ओर से 3 फिल्मों को शामिल किया गया था, जिसमें शॉर्टलिस्ट फिल्म कैटेगरी में एक था द एलिफेंट विस्पर्स ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड जीता है। द एलिफेंट विस्पर्स, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, द एलिफेंट विस्पर्स वाला। हाल ही के दिनों में माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिला है, जिसका संबंध किस क्षेत्र से है, यानी किस देश से है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माउंट मेरापी का संबंध है इंडोनेशिया से। दुनिया में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक माउंट मेरापी का संबंध इंडोनेशिया से है और हाल ही के दिनों में यह विस्फोट हुआ था। बाब अल मंडेब जल संधि किसे किसे जोड़ती है? बाब अल मंडेब, तो ये जोड़ती है हिंद महासागर और लाल सागर को। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो ये है
हिमाद्री पर्वत श्रेणी। मोर एवं पुराना, मोर एवं पूर्णा किसकी सहायक नदी है? मोर एवं पूर्णा सहायक नदी है ताप्ती की। निम्नलिखित में से कौन कोर इंडस्ट्रीज का उदाहरण है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत या सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। कोर इंडस्ट्रीज का उदाहरण सभी है। कोर इंडस्ट्री का मतलब यह होता है कि जिसका अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़े। कोर क्षेत्रों में कोयला आता है, विद्युत आता है, कच्चा तेल आता है, सीमेंट आता है और इस्पात आता है, ये सभी आता है इसमें। बोडो जनजाति निवास करती है कहाँ पे? बोडो जनजाति निवास करती है 30 का आंसर हो जाएगा सी, गारो पहाड़ी। बोडो जनजाति गारो पहाड़ी पर निवास करती है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? इसका सही आंसर हो जाएगा कुच्चीकल जलप्रपात। कुच्चीकल जलप्रपात जो है सो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ? भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? तो ये हुआ है बैरन द्वीप का। बैरन द्वीप, भारत के बैरन द्वीप का उद्गम जो है सो वो ज्वालामुखी द्वीप से हुआ है और यह द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। यह भारत का एकमात्र सक्रिय भी है, सक्रिय ज्वालामुखी। किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? ऑप्शन है मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। बांग्लादेश के साथ 5 भारतीय राज्य सीमा लगाती है जो इस एक प्रकार से है, जिसमें असम है, मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और पश्चिम बंगाल है। अगर वहीं हम लोग सबसे लंबी सीमा साझा करने वाले की बात करें तो सबसे लंबा सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? ऑप्शन है मानवाधिकार आयोग, राज्य वित्त आयोग, लोकसभा का सचिवालय और वित्त आयोग। संवैधानिक संस्था नहीं है बोल रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। मानवाधिकार आयोग के गठन की बात करें तो इसका गठन जो है सो अधिनियम 1993 में हुआ था। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, हम लोग चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखता है? वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखता है। तो ये रखता है भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 आर्टिकल 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है और अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग के द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखना आवश्यक है। 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर, 6 माह के अंदर या 1 वर्ष के अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 माह के अंदर। अनुच्छेद 352 के अनुसार युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर तथा मंत्रिमंडल के सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। वहीं अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के 1 माह के अंदर इस पर संसद की स्वीकृति मिलनी आवश्यक होती है। ठीक है, राज्य सरकार को कृषि आयकर कौन नियत करता है?
तो ये करता है भारत का संविधान। संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में प्रतिष्ठित 46 के तहत कृषि आय पर कर का उल्लेख है। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया एवं एकत्रित किया जाता है तथा केंद्र और राज्यों के मध्य इसे वितरित भी किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 270। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत संघ सूची में जो विषय हैं सभी पर कर और शुल्क भारत सरकार द्वारा लगाया जाता है और उसे एकत्रित भी किया जाता है और उन्हें संघ और राज्यों के मध्य वितरित भी किया जाता है। तो इस बातों को बहुत ध्यान से देखना है और याद रखना है। केंद्र और राज्य के संबंधों से संबंधित सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया था? सरकारी आयोग की बात कर रहा है। तो इन्होंने किया था अपना प्रतिवेदन 1988 में। निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति की परीक्षण करती है? अधीनस्थ न्यायालय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, जिला न्यायालय द्वारा या ए तथा बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उच्च न्यायालय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 224 के तहत उच्च न्यायालय ने बाहरी और कार्यकारी न्यायाधीशों का प्रावधान है। अनुच्छेद 224(1) के तहत यदि किसी उच्च न्यायालय के कार्य में किसी अस्थायी कार्य में वृद्धि के कारण या उसमें कार्य के बकाया होने के कारण राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि उस न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा दिया जाना चाहिए, तो राष्ट्रपति सम्यक रूप से आहत व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक अवधि के लिए नियुक्त करता है। यानी कि 2 अगर लगे राष्ट्रपति को कि हाईकोर्ट में काम सही से मतलब नहीं हो पा रहा है एक टाइम पे ख़त्म, तो राष्ट्रपति जो है सो अधीनस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं करती है। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन नहीं है? यानी कि ऊर्जा की अगर हम लोग नवीकरणीय स्रोत की बात करें तो इसमें जो कोयला हो जाएगा ना वो नवीकरणीय स्रोत नहीं होगा। यानी कोयला एक बार जल गया तो उसका मतलब काम खत्म है। वहीं अगर पवन हो गया, सूर्य की किरणें हो गई तथा बायोगैस ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत होता है, जबकि कोयला पेट्रोलियम ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरणीय का मतलब है कि जो एक बार ख़त्म हो गया वो दोबारा नहीं आएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। वही अगर हम लोग 14 जून, ऑप्शन में सी में है 14 जून। 14 जून को क्या मनाया जाता है? तो 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ठीक है। वही अगर 22 मार्च की बात की जाए तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस। इस बात को भी हम लोग को ध्यान रखना है। और 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में, ठीक है। और इसमें प्रथम खेल का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था मुंबई में। निम्नलिखित में से वायुमंडल में किसकी संघनता में वृद्धि अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? यानी कि वायुमंडल में किसकी संघनता से ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। क्ले कोट तथा हार्ड कोट शब्द किस खेल से संबंधित है? क्ले कोट और हार्ड कोट शब्द ये संबंधित है लॉन टेनिस से, ठीक है। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य
कौन करता है? भारत में शेयर बाजारों के लिए जो मुख्य नियंत्रक का कार्य करता है वो कौन है? ऑप्शन है IRDA, SBI, IDBI और सेबी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेबी। देखिए सेबी से 3-4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है। जैसे एक तो हो गया कि सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हो गया, और अगर वही हम लोग सेबी का स्थापना की बात कर लें तो 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई थी, और यह स्थापना अधिनियम 1992 के तहत हुआ था। और अगर सेबी की मान्यता की बात की जाए तो सेबी को मान्यता मिला था 30 जनवरी 1992 को, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, इतना सारा बात सेबी से हम लोगों को ध्यान रखना है, जो चाहे BPSC हो, दरोगा हो, UPPCS हो, UPSC हो, किसी भी पेपर में आराम से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आगे है कि CBFC का पूर्ण रूप क्या है? CBFC का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, इसकी अगर हिंदी की बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने की वकालत की? पूरा बोले तो PURA। ठीक है, तो इस मॉडल को अपनाने की बात की थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ग्रामीण में मतलब गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने का समर्थन किया था। अगर पूरा मॉडल का फुल फॉर्म की बात हम लोग कर लेते हैं तो इसमें होता है प्रोविज़न ऑफ यूनियन एमिनिटीज ऑफ रूरल एरियाज़। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, प्रोविज़न ऑफ अर्बन एमिनिटीज ऑफ रूरल एरियाज़। देश तथा उसके राजधानी से संबंधित कौन सा विकल्प गलत है? यानी कि ये बोल रहा है कि देश और उसका राजधानी कौन मैच नहीं खा रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो गैबोन है ना, गैबोन का राजधानी बंजूल नहीं है, गैबोन का राजधानी है लिब्रेविल। गैबोन की राजधानी है लिब्रेविल। भारत के किस राज्य में मोत्सू महोत्सव मनाया गया? मोत्सू महोत्सव मनाया गया है नागालैंड में। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय में हुआ था? चोल साम्राज्य का तो वो हुआ था राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में। ठीक है, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। बंगाल के शासक महिपाल को इसने पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगेय कोड चोल की उपाधि धारण की थी। ठीक है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिरों का निर्माण किया था? ऑप्शन है दंतीदुर्ग, गोविंद तृतीय, कृष्ण प्रथम और कृष्ण तृतीय। इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम। एलोरा के प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर का निर्माण अगर हम लोग बात करें तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा में 34 शैलकृत गुफा है, जिसमें 1 से 12 तक जो शैल गुफा है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, और 13 से 29 तक हिंदू धर्म, और 30 से 34 तक जैन मुनि। इसको हम एक बार लिख देते हैं। देखिए 1 से 13 तक बौद्ध का है, 1 से 13 तक का बात करें हम लोग तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। वहीं अगर हम लोग 13 से 29 तक का बात करें तो ये हिंदू धर्म से संबंधित है, और वही फिर हम लोग अगर बात कर लें 30 से 34 तक तो ये जैन धर्म से संबंधित है। तो जो एलोरा पर्वत जो है वो जो बनाया गया है कृष्णदेव प्रथम के समय पे, तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कभी कभी कि वो कौन सा मंदिर है जहाँ पर आपको बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म तीनों धर्म से संबंधित मिलता है साक्ष्य। तो वो हो जाएगा हम लोग का कैलाश मंदिर। निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा पुराण।
पुराण वैदिक साहित्य नहीं है। महाविभास सूत्र की रचना किसने की है? महाविभास सूत्र की रचना की है वसुमित्र ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात का, क्वेश्चन नंबर 56, हाँ, गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था? जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था तो वो था कर्ण द्वितीय। ठीक है। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय जो था वो गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था और उसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं से मुकाबला किया। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को क्या कहा जाता था? दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था दीवाने इस्तेहाक। दीवाने इस्तेहाक कहा जाता था। ठीक है। वहीं अगर हम लोग वित्त विभाग की बात कर लें तो वित्त विभाग को दिल्ली सल्तनत में दीवाने मुस्तखराज बोला जाता था। दास विभाग की बात कर लें तो दास विभाग को दिल्ली सल्तनत में दीवाने बंदगान, और वही अगर सैन्य व्यवस्था की बात की जो इस बार बीपीएससी में भी आया था, पिछले बार भी आया था, इस बार भी आया था, तो जो सैन्य विभाग है वो दीवाने अर्ज के नाम से जाना जाता है। और वही अगर पूछ लेगा कि दीवाने अर्ज की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था तो वो हुआ था बलबन के शासनकाल में। और इसको याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि बल लगाना पड़ता है कब? जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का मतलब क्या होता है? सैन्य विभाग से संबंधित होता है। तो जब भी हम लोग बल लगाएंगे तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो बलबन संबंधित हो जाएगा दीवाने ऊर्जा व्यवस्था से। ठीक है। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन हसन शाह। ठीक है। अलाउद्दीन हसन शाह ने 1347 में, जिसको कि हम लोग हसन गंगू के नाम से भी जानते हैं, इसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा काल क्रम के अनुसार सही है? सही बोल रहा है सजाने के लिए, तो इसमें जो सही हो जाएगा आंसर इसका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामानुजाचार्य, रामानंद, गुरु नानक और चैतन्य स्वामी। ठीक है। चैतन्य स्वामी हो जाएगा, रामानुजाचार्य, रामानंद, गुरु नानक, हाँ ठीक, ऑप्शन नंबर बी। जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकारों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? मंसूर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में निपुण था। बहुत बढ़िया। अबुल हसन एक छवि चित्रकार था और गोवर्धन साधु संतों एवं फकीरों के चित्र बनाने में निपुण था। इसमें ऑप्शन का आंसर हो जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन का, ये तीनों सही है। ठीक है। जहांगीर के समय में तीनों मतलब चित्रकार था जो बहुत ही टैलेंटेड था, और हम लोग जानते हैं कि जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। किस गवर्नर जनरल के समय नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? 61 नंबर क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। देखिए, लॉर्ड हार्डिंग के समय नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था, और इसके समय में ही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो 1845 से 46 तक चला था, लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में हुआ था। ये भी ध्यान रखना है। मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन है 1906, 7, 8, 9। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कब हुआ था? इसका वार्षिक अधिवेशन हुआ था 1907 में। ठीक है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की अगर हम लोग बात कर लें तो इसकी स्थापना 1906 में ढाका बांग्लादेश में हुआ था, और 1907 में मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कराची में, तथा 1908 में इसका अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। ठीक है। अब है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था हसरत मोहानी के द्वारा। हसरत मोहानी के द्वारा लिखा गया था।
इनकलाब जिंदाबाद का नारा मौलवी हसरत मोहानी के द्वारा लिखा गया था, जबकि भगत सिंह तथा उनके क्रांतिकारी साथियों ने दिल्ली के असेंबली पर जब बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को, तो बम फोड़ते वक्त उन्होंने यह नारा लगाया था, इनकलाब जिंदाबाद। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो भगत सिंह थे उन्होंने ही हसरत मतलब इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, जबकि इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे हसरत मोहानी ने। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था कब? तो इसका जो स्थापना किया गया था वो किया गया था 1936 में। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। और वही अगर इसके महासचिव की बात की जाए तो महासचिव इनके थे MG रंगा। और फैजपुर में कांग्रेस के सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चल रहा था, जिसकी अध्यक्षता NG रंगा ही कर रहे थे। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ऑप्शन है जवाहर भाई, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय। तो इसके सही ऑप्शन हो जाएंगे आंसर मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए अधिवेशन का प्रमुख मुद्दा था जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन, क्योंकि 1919 में जलियांवाला बाग हुआ था और उसी टाइम पर खिलाफत आंदोलन भी हुआ था। खिलाफत आंदोलन में मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए थे। उन्होंने इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया और सितंबर 1919 में अखिल भारतीय किसान कमेटी का उन्होंने गठन कर दिया। ठीक है, तो इस बातों को भी ध्यान रखना है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर निम्नलिखित में से किसका SI मात्रक है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर किसका SI मात्रक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 66 का A, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का। निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? ऑप्शन है बल संवेग, बल वेग, बल विस्थापन और बल विस्थापन, बल त्वरण और बल विस्थापन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बल और त्वरण। बल और त्वरण की दिशा हमेशा एक समान होती है। निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रभावित नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्वाकर्षण के नियम प्रभावित नहीं होता है? 68 का आंसर हो जाएगा A, यानी कि द्रव्यमान। निम्न परिस्थितियों में किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया जाता है? निम्न परिस्थितियों में किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, जब कोई वस्तु बल की दिशा के विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। समझ गए? अब हम लोग चलते हैं 69 के बाद 70 नंबर पर। गति का समीकरण निम्न में से किसके बीच संबंध दर्शाता है? गति का पहला समीकरण निम्न में से किसके बीच संबंध दर्शाता है? ऑप्शन नंबर इसका देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा D, वेग और समय। वेग और समय जो है उसके बीच संबंध दर्शाता है गति का पहला समीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तुल्यात्मक रूप से ऊष्मा को की कुचालक को दर्शाता है? ठीक है, तो इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे Pb और Hg। यानी Pb को हम लोग लेड और Hg को हम लोग पारा कहते हैं, जिसमें तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन की ओर। 72 कह रहा है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A कि समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होता है। रेत और चीनी का मिश्रण डैश का एक उदाहरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा विजातीय मिश्रण का, यानी ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है। रेत और चीनी का मिश्रण एक प्रकार का विजातीय मिश्रण का उदाहरण है। इस बातों को ध्यान रखना है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में कितना कार्बन डाइऑक्साइड अणु होता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में बात की जाए तो इसमें अणु होते हैं 6.022 × 10⁻13 अणु। विलय और विलायक के संगम मिश्रण क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बिलियन। ठीक है। किसी परमाणु के कक्षा में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को किस सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है? तो ये दर्शाया जाता है 2⁻n² से। ठीक है। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? ये होते हैं 0। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का जो आयतन होता है वो द्रव के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो ये नियम है बॉयल्स का नियम। ठीक है। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या करता है कि ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। 80 रसायन वैज्ञानिक जॉन डोबरेन ने उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले किस तत्व का अवलोकन किया था? तो ये अवलोकन किया था Pt का, यानी कि प्लेटिनम का। जॉन डोबरेनर ने प्लेटिनम का सबसे पहले अवलोकन किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? तो डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, देख लेते हैं इसका ऑप्शन। एक है ऑप्शन नंबर सैक्रोमाइसेन, और सैक्रोमाइसेन इसका सही आंसर हो जाएगा। सैक्रोमाइसेन नामक कवक जो है रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। इस बात को हम लोगों को प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाले लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है? इस लाइकेन का नाम है रोसेला। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर जो है उसका नाम रोसेला होता है, और ये रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। जबकि लोबेरिया, इरवेनिया और रोमेलिया इत्यादि लाइकेन का उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है। इत्र बनाने में किस प्रकार के लाइकेन का उपयोग किया जाता है? एक बार रिपीट कर देते हैं। लोबेरिया, इरवेनिया और रेमेलिया। ठीक है, इसको भी याद रखना है। अब हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो ये बड़ा होता है पेरेन्काइमा का। ठीक है। पेरेन्काइमा ऊतकों में सभी कोशिकाएं समव्यासी तथा पतली भित्ति युक्त होती है। ठीक है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अत्यंत अल्प विकसित बच्चों को जन्म देता है? अत्यंत अल्प विकसित बच्चों को जन्म कौन देता है? तो यह देता है कंगारू। हम लोग जानते हैं कि कंगारू जो है सो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक स्तनधारी पशु है, जो यहाँ का राष्ट्रीय पशु भी है, यानी कि कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु भी है। निम्नलिखित में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सबसे छोटी होती है किस में? तो यह होता है शेर में। ठीक है। शाकाहारियों के अपेक्षाकृत मांसाहारी जंतु में आंत छोटी होती है, इस बात को ध्यान रखना है। शाकाहारी में सेलुलोज के पाचन में ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि एंजाइम जुगाली करने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। जुगाली जो पाज करता है गाय भैंस, वही होता है जुगाली।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है, किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है। तो सैनिकों से की जा सकती है तुलना किसकी, तो वो किया जा सकता है श्वेत रक्त कणिका, WBC। WBC का जो तुलना है वो सैनिकों से किया जा सकता है। श्वेत रक्त कणिकाएं जो होता है मानव शरीर में सहज प्रतिरक्षा प्रणाली का प्रतिरोध घटक है, यानी कि ये इम्यून सिस्टम के लिए काम करता है ये, ठीक, WBC, इसलिए इसको जो है सो सैनिक वाला कहा जा सकता है। इस बात को ध्यान रखना है। आगे है मिलान करने वाला की सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो मिलान कर देते हैं तुरंत, रुकिए। तो इसमें जो मिलान किया जाएगा वो हो जाएगा यूकेलिप्टस, जो हो जाएगा यूकेलिप्टस है, यूकेलिप्टस हो जाएगा अनावृत बीजी 1 का A, और उसके बाद आपका साइकस हो जाएगा अनावृत बीजी, और फर्न हो जाएगा टेरिटोफाइटा, और क्लीमेडोनाइस क्लेमिडोमोनास है, क्लेमिडोमोनास नाम भी एकदम खतरनाक है इसका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा शैवाल, ठीक है। तो इस तरीके से जो इसका आंसर हो जाएगा B नंबर आंसर हो जाएगा। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है, परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है, तो यह होता है वृषण में। पुरुषों में शुक्राणु का उत्पादन वृषण में होता है, और शुक्राणु का कार्य होता है निषेचन की क्रिया के दौरान अंडाणु कोशिका का निषेचित करना, इसका काम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक द्वारा नहीं होता है, तो कवक द्वारा कौन सा रोग इसमें नहीं होता है, तो वह होता है पेचिस। पेचिस कवक द्वारा नहीं होता है। कवक द्वारा क्या क्या होता है अगर उसकी बात कर ली जाए, तो कवक के द्वारा दाद होता है, खुजली उजली वाला दाद होता है, दम्मा होता है, एथलीट फूट होता है, गंजापन जो होता है वो भी कवक के द्वारा ही होता है, ठीक है। जबकि पेचिस, मलेरिया, पायरिया जो होता है दांत, देखिएगा किसी के बगल में सटिएगा तो इतना महकेगा, लगेगा कि गिर जाइएगा नाच के। तो पेचिस, मलेरिया, पायरिया, निद्रा रोग, ये सब प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, इसको भी ध्यान रखना है। अनावृत बीजी के प्रजनन अंग पौधे के किस भाग में स्थित होते हैं, तो ये होते हैं फूल में। अनावृत प्रजनन के अंगों यानी जो अंग होता है वो फूल में स्थित होता है। इसके अंतर्गत इन पौधों को सम्मिलित किया जाता है जिनके बीज समय हमेशा जो है सो फल के अंदर होता है। ये साग यानी कि हर्ब्स होता है, झाड़ियाँ होता है तथा वृक्ष, ये तीनों प्रकार के होते हैं। हम लोग 91 में अब तो चलते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट कितने मानक आधार पर तय किया जाता है, यानी कि इसका मानक आधार कितना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 मानक होता है टोटल, ठीक है। खुशहाली नापने का 6 मानक होता है। 6 मानक क्या क्या होता है ये भी याद रख लेते हैं हम लोग। देखिए खुशहाली रिपोर्ट जो होता है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने सर्वप्रथम क्या किया था, 2012 में विश्व खुशहाली रिपोर्ट प्रकाशित किया था। कब प्रकाशित किया था ये भी ध्यान रखना है। तो ये 2012 में प्रकाशित हुआ था, और जिसके तहत तो 6 कारण है, जिसमें एक है प्रति व्यक्ति आय, GDP, सामाजिक सहयोग, लोग समाज में कैसा सहयोग कर रहे हैं, स्वास्थ्य जीवन स्तर कैसा है उनका, जीवन विकल्प के चयन की स्वतंत्रता है कि नहीं, यानी कि जीवन में मान लेते हैं कोई विकल्प जो है सो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, या कोई कुछ नहीं बनना चाहता है, तो चुनने का स्वतंत्रता है, या उसको ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, तो ये बात भी खुशहाली के लिए डिपेंड करता है। उदारता, आदमी उदार है या फिर आदमी एकदम र्यूड है, ये भी ध्यान है। भ्रष्टाचार का बोध, भ्रष्टाचार भी वहाँ पर नहीं होना चाहिए ज़्यादा। ये सारा चीज़ होगा तभी आदमी खुश रहेगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन में ये 6 प्रकार से हम लोग इसको ध्यान रख सकते हैं कि ये 6 प्रकार सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बहुत सहायक है। इसी के मानक पर जो है सो ये बनाया जाता है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध किस वर्षीय योजना में शुरुआत किया गया। काम के बदले अनाज, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंचवर्षीय योजना में। पंचवर्षीय योजना में यह चालू हुआ, और इस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम जो है सो वो 1975 में चलाया गया था। इस बात को भी ध्यान रखना है। आय के वितरण में
व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र को क्या कहते हैं? आय के वितरण में व्याप्त विषमता, यानी कि जो इनकम होता है उसकी जो वितरण किया जाता है, यानी कि आय का जो वितरण किया जाता है उसमें विषमता जो होती है, यानी कि बराबर नहीं होता है, उस वक्र को जो प्रदर्शित करता है उसको कौन सा वक्र कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है लॉरेंज वक्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉरेंज वक्र उसको कहा जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध हथकरघा के विकास से है? हथकरघा के विकास से है मीरा सेठ समिति। हथकरघा यानी कि हाथ से बना हुआ सामान जो भी चीज़ होता है उसमें मीरा सेठ समिति का संबंध है। वही अगर महाजन समिति की बात किया जाए तो महाजन समिति चीनी उद्योग से संबंधित है। भंडारी समिति की बात की जाए तो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्संरचना करने से संबंधित है। और सरकारिया आयोग की बात अगर की जाए तो केंद्र और राज्य यानी कि सेंट्रल और राज्य ये दोनों के बीच जो संबंध होता है इससे रिलेटेड है। ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, चारों ऑप्शन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, इसकी स्थापना की गई थी 1985 में। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 1985 में की गई थी, इस बात को भी ध्यान रखना है। अब आगे 5 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है, जिसमें पहला क्वेश्चन सीरीज है 96 का। तो 96 का हम आपको ऑप्शन बता देते हैं, इसका आंसर होगा 6 और 96 के बाद हो जाएगा 97। वीडियो रोक कर आराम से बना लीजिए, कलम कॉपी अगर है बगल में तो। 97 का हो जाएगा आपको बी नंबर यानी कि 20 मिनट प्रति घंटा। और 98 का हो जाएगा 50% आंसर, 98 का 50% यानी ऑप्शन नंबर बी। और 99 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको सी 20%। और 100 का हो जाएगा ए यानी कि 30 दिन। तो दोस्तों इस तरीके से सेट नंबर 4 कवर करा दिया गया। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। आप लोग सेट नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों जाकर चैनल में आराम से देख लीजिए और सारे वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए दबाकर और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और इधर उधर अपने जो भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ, शुभ चिंतक हैं, महिला मित्र हैं, सभी तक वीडियो फैला दीजिए, या पुरुष मित्र जो भी हैं जिन तक आप फैलाना चाहते हैं पूरा फैला दीजिए वीडियो को और सेट कंप्लीट करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।